अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया दैट मीन्स कि आपके फिजिक्स बहुत वीक है और आपके फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे होंगे डेफिनेटली। एंड जस्ट बिकॉज आपका फिजिक्स बहुत वीक है, फिजिक्स आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है नीट के सिलेक्शन के लिए। 30 से 40 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ रहे होंगे। कुछ लोगों का तो इसी वजह से नीट भी चला गया एंड उन्होंने फिर से ड्रॉप ले लिया एंड फिर से ड्रॉप लेने के बाद उन्होंने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। बट प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उनका जो हाल फिजिक्स में पहले था अभी भी सेम उसी सिचुएशन में वो हैं, सेम उन्हीं प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं एंड उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। उनका फिजिक्स को अप्रोच करने का जो तरीका है जो लास्ट ईयर था वही अभी भी है। और जो लोग अभी 12th में उन्हें लग रहा है कि 12th उनके 11th से बेटर जाएगी, 12th में वो ज्यादा अच्छा करेंगे, बट अगेन वो अभी भी उसी ट्रैप में है। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है फिजिक्स में, किस तरह से अपने मार्क्स इंप्रूव करने। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको 1000% क्लियरेंस मिल जाएगा कि आपको फिजिक्स के लिए किस तरह से अप्रोच करना है। कि मुझे एक्चुअली पता है कि लोग कहाँ फंसते हैं फिजिक्स में। बीइंग अ नीट एस्पायरेंट मैं भी एक ड्रॉपर रह चुकी हूँ एंड मुझे पता है फिजिक्स में लोग कहाँ अटकते हैं, कहाँ फंसते और किन चीजों की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। You will say big thank you to me after watching this video. And in case you are new to my channel, this is me, Medico Sanya Naman, pursuing MBBS from Chilamsej, भागलपुर, बिहार। And मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए अभी नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको खुद इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद सब्सक्राइब करने वाले हो। So let's start the video. तो सबसे पहले अगर आपने किसी चैप्टर को पकड़ा तो आपको उस चैप्टर में किस तरह से अप्रोच करनी है, उस चैप्टर को किस तरह से लेते जाना है कि आपका हर एक चीज उसमें क्लियर हो जाए और आपके उस चैप्टर पे कमांड आ जाए। एंड कुछ स्टेप्स होते होंगे जिन्हें आपको फॉलो करना है एंड फिर आपका वो चैप्टर आपके टिप्स पर हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले वॉच लेक्चर, आप लेक्चर देखें एंड जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप लेक्चर देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ भी लिख रहा है आपको वो सब कुछ नोट करना है, हर एक चीज नोट करनी है। उसके बाद जो वो समझा रहे, वो हिंदी में समझा रहे, जिस भी लैंग्वेज में समझा रहे, जैसे भी समझा रहे, उन्हें आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो आप वैसे लिखो, बस आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। वो नोटबुक एक्चुअली आपका ही होगा और आपकी वो नोटबुक कोई भी नहीं देखने जाएगा। तो आप बिल्कुल उसे उसी ही लैंग्वेज में लिखो, उतना ही सिंपल करके लिखो कि जिससे आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है एक्चुअली में ये टॉपिक। एंड आप उसे अपने लैंग्वेज में लिखो, जितना गंदा लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हारी कॉपी नहीं देखने जाएगा, वो तुम्हारा रफ कॉपी है, उसको सिर्फ तुमको समझना है। तो उसे अपने ही लैंग्वेज में लिखो जिससे तुम अच्छे से समझ सको। एंड उस चीज को फिर आपको रिवाइज करना है जो आपने लिखा है, क्योंकि फिजिक्स में आपको सिर्फ लोग बोलते हैं कि फिजिक्स समझना होता है। फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ समझना नहीं होता है, हर चीज में आपको समझने के साथ साथ लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है। आप फिजिक्स में भी पहले अगर समझते हो फिर आप लर्न करते हो उस चीज को एंड तब जाकर के वो आपको चीजें याद रहती है। तो आप जो अपना नोट्स बना रहे हो उसमें आप रफ वर्क में लिख रहे हो, देन आपको उस चीज को भी रिवाइज करना है ताकि आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहे, आप उसे लर्न करके अच्छे से रखो। तो सबसे पहले आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको उसका नोट्स बनाना है एंड जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है आप वो हर चीज का लिखो, आप अपने लैंग्वेज में लिखो, जितना सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हो उतना इजी लिखो कि आपको उसे फिर बाद में 2-3 बार पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि कोई भी चीज आप बिना लर्न किए नहीं कर सकते हो। आपको उस कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में भी आपको कॉन्सेप्ट को लर्न करना होगा, उसके बाद आपको उसके फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे, देन आप जाकर के फिजिक्स सॉल्व कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको अपनी लर्निंग मेमोरी अच्छी करनी है, आपको याद रखना है चीजों को। एंड उसके बाद भी अगर आपका फिजिक्स बहुत वीक है तो आप इजी क्वेश्चन करो। पहले तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको फिजिक्स आती है। कई बार अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से भी किसी सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है और उस डर की वजह से हम लोग गिव अप कर जाते हैं। तो इजी क्वेश्चन से शुरू करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सब कुछ है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे तभी आपको धीरे धीरे अपने में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। लाख कोई आपको बोले कि भाई तुम इतना इजी क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहा है, स्टिल बोलने दो उसको, आप अपना इजी क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है उस चीज सब्जेक्ट को लेकर। तो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करो एंड मैक्सिमम आप सॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन का बहुत सारा रेफरेंस मिल जाता है। तो आप सॉल्व क्वेश्चन से स्टार्ट करो, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको सॉल्व क्वेश्चन वाली बुक हर जगह मिल जाएगी, आपकी कोचिंग में मिल जाएगी, आप कोई भी बुक उठाओगे वहां भी मिल जाएगा। तो सॉल्व क्वेश्चन से स्टार्ट करो आप।
तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आप बहुत सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करनी है, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। देखो, मेहनत करने से कभी नहीं भागना है, मेहनत करना है, क्योंकि अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको एक अच्छे कॉलेज में अपनी एक सीट चाहिए, तो आपको फिजिक्स में एटलीस्ट 130, 140, 150 लाना होगा। मैं बायो और केमिस्ट्री को छोड़ के भी बोल रही हूँ कि बायो और केमिस्ट्री में भी हो सकता है थोड़ी गलती हो जाए, फिजिक्स में आपको मिनिमम इतना लाना ही होगा एक नॉर्मल से कॉलेज में भी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। एंड यू कैन easily ask anything whatever you want to ask to me and I will always reply to you। and जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन freely ask to me। उससे मुझे पता चलता है कि बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है एंड मैं किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। इजिली मुझसे कुछ भी, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इजिली मुझसे वो पूछ सकते हो। and just because of your comment I get to know that what problem you are facing and what problem you are going through, so that only I can help you। एंड मुझे वही प्रॉब्लम पता है ना जो मैंने फेस किया है, जो मैं देखी हूँ, एंड आपके डीएम के थ्रू, आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है एंड कहाँ पर किसको किस चीज में दिक्कत आ रही है, सो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट पार्टिकुलर थिंग, सो दैट आई कैन हेल्प यू एंड इससे आपकी हेल्प होगी एंड आपको सोल्यूशन मिल जाएगा एंड आप इससे और इम्प्रूव करोगे एंड आप खुद को प्रॉमिस करोगे कि आपको अच्छा करना है। सबसे पहले अगर मैं आपको एनालिसिस से बताऊं, नीट की पेपर की एनालिसिस जो मैंने की है, मैं उसे बताऊं कि 2019 से 2024 तक में अगर सबसे इजीएस्ट कोई पेपर था जिसमें फिजिक्स सबसे इजी था तो वो था 2020 का पेपर। तो अगर आपको सबसे इजी पेपर उठा लेना है, तो देखना है, तो आप 2020 का पेपर उठाओ, आप उसका फिजिक्स देखो, इतना इजी। और अगर आपको टफेस्ट क्वेश्चन देखने हैं तो 2021 में पेपर टफ आया था फिजिक्स का, बहुत टफ नहीं था बट स्टिल वो थोड़ा टफ था। तो अगर आपको टफ देखना है तो आप 2021 का पेपर देखो। तो जो पेपर लाइक करता है, एनटीए जो पेपर बना रही है, तो वो इसी ही रेंज में बना रही है। इजीएस्ट है 2020 का पेपर, टफेस्ट है 2021 का पेपर। तो इसी रेंज में आपका पेपर होगा, इससे कम इजी या फिर इससे ज्यादा हार्ड आपका पेपर आएगा, बस इसी बीच में आपका पेपर लाइक करेगा। आपको अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है। और अगर मैं बात करूं एमसीक्यू की, तो 50 क्वेश्चंस में से 31 क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है कि अब बस आप फॉर्मूला लगाओ और 1 से 2 स्टेप में आपके उसका आंसर आ जाते हैं। अगर इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 1 मिनट 2 मिनट में सॉल्व हो जा रहा है एंड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, 1 से 2 स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है एंड उसके बावजूद भी रफली हम 128 मार्क्स, 116 मार्क्स ऐसे भी स्कोर कर सकते हैं, बट स्टिल हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते? तो उसका रीजन ये है कि सबसे पहली बात तो आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है। दूसरी बात, अगर आपको फॉर्मूला याद भी है तो आपको पता नहीं है कि आपको फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तीसरी बात कि अगर आपने फॉर्मूला लगा भी दिया तो उसके बाद आप सिली मिस्टेक्स कर जाते हो, कहीं पे प्लस माइनस हो जाता है, कहीं पे डायरेक्शंस का मिस्टेक हो जाता है, आप ईस्ट की जगह वेस्ट कर आ जाते हो। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में होती हैं और इसी तरह सिली मिस्टेक होती है और हमारा मार्क्स निगेटिव में चला जाता है। एक्चुअली नीट की फिजिक्स में उतनी मैथ्स तो होती है, मतलब बहुत ही बेसिक मैथ्स होती है कि जो आपको आती है, एटलीस्ट आपने 10th क्लियर किया, आपने 12th क्लियर किया, तो आपको उतनी बेसिक मैथ्स आती है जो आप नीट में अप्लाई कर सकते हो। तो नीट में बहुत ही ज्यादा टफ फिजिक्स नहीं आती, बहुत ही नॉर्मल इजी फिजिक्स आती है, बस सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो, नीट में मेजरली जो, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ही टफ पेपर नहीं आते, पेपर इजी होता है फिजिक्स में, बहुत ही ज्यादा मैथ्स का यूज नहीं होता उसमें। एंड मैं बोल रही हूँ कि 30 से 31-32 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाइड करके आंसर लाने वाला होता है एंड उसके बाद जो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड होते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपका फिजिक्स बहुत वीक है, तो आप अपना पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्योरी के क्वेश्चंस उठाओ एंड आप थ्योरी क्वेश्चन करके देखो कि क्या आपसे थ्योरी के क्वेश्चंस पूरे बन रहे हैं। तो नहीं, आपसे थ्योरी के भी क्वेश्चंस पूरे नहीं बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फिजिक्स वीक है एंड आपकी मैथ्स खराब है। आपने थ्योरी पे भी अपना उतना 100% नहीं दिया, आपने थ्योरी पे भी अपने काम नहीं किया एंड ओवरऑल आप एक्सक्यूज देते हो कि आपकी फिजिक्स में मैथ्स आती है इसलिए आपका फिजिक्स वीक है एंड आप साइंस के स्टूडेंट हो।
सो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं 10 से 12 और उसके बाद बचे कितने, तो 8 क्वेश्चन। तो जो 8 क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, एंड उसमें भी जो आपका 45 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, उसके अलावा जबकि 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन से चल जाता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो और आप कौन से क्वेश्चन छोड़ देते हो। तो उसमें से भी अगर आप कुछ बना लेते हो, कुछ छोड़ देते हो जो आपको बहुत ट्रिकी लगता है, तो जितने भी टफ क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर मैक्सिमम वो सब उसी में डाल दिए जाते हैं एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस में। तो आपको 5 ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनमें से भी आप 2-3 क्वेश्चन तो आराम से छोड़ ही सकते हो। और कौन सा आपको फिजिक्स में फुल लाना है, आपकी तो इतनी हालत खराब है कि आपको 130-140 भी नहीं आ रहा है अभी। तो आपके सिलेक्शन के लिए अगर आपको मिनिमम 130-140 भी आ जाता है तो वो मोर देन एनफ है, कि अगर आपका बायो और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो मैं उसे आपका बहुत ही स्ट्रांग पार्ट समझ करके बोल रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो अगर आप 180 टारगेट करने का सोच रहे हो तो जाकर के आपको ये 6-7-8 जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इनको सारे के सारे सॉल्व करने हैं, वरना आप इनमें से 2-3 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ अपने डायरेक्ट एमसीक्यू और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपके 140-150 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। देखो 50 क्वेश्चंस में से टोटल आपके 30-31 क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो तो आप कर लोगे। उसके बाद आपको अपनी थ्योरी अच्छे से कर लेनी है, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन आएगा। एंड जरूरी नहीं कि आप सारा का सारा वो एनसीईआरटी से पढ़ो, आप अगर पढ़े हुए हो हर चीज तो आप वो भी कर लोगे। उसके बाद आपके जो बचे 8 क्वेश्चन टफ, तो अगर आपने उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी तो आप वो भी कर लोगे। एंड मैं आपको सेकंड पॉइंट ये बोलूंगी कि अगर आप 12th में हैं तो या ड्रॉपर हैं, 12th पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि 12th में बहुत ही ज्यादा टफ चैप्टर्स नहीं होते हैं, थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली। अगर मैं 11th की बात करूं, 11th के कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि काइनेमेटिक्स हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, रोटेशनल हो गया, ये सब चैप्टर्स थोड़े डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू द 12th में बहुत सारे चैप्टर याद करने के हैं, डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है। थ्योरी पार्ट के जो मेजर क्वेश्चन है वो सारे तो 12th के ही बहुत सारे क्वेश्चन से आ जाएंगे। तो 12th को अपना अच्छा करना है, स्पेशली अगर आप 12th में हो अभी और आपको बोर्ड्स भी देने हैं, तो ऑफकोर्स 12th को आपको अच्छा रखना होगा। सी 12th में कंपैरेटिवली कम चैप्टर्स हैं एंड स्कोर करने के भी चांसेस ज्यादा हैं। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 12th के फिजिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। एंड दीज आर द चैप्टर्स जो कि आपको थ्योरी के लिए बिल्कुल भी पढ़ के जाना है। एंड ये सब बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर हैं, इनसे आपके डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये चैप्टर्स अगर आप करके जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। एटलीस्ट इन सभी चैप्टर्स को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, बस इन्हीं चैप्टर्स को आपको एक बार अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, हाईलाइट करते हुए चलना है। बाकी सभी चैप्टर्स को अगर आप समरी भी देख लेते हो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हो, देन दैट इज मोर देन एनफ आपके लिए। एंड आपको बस इतना ही करना है फिजिक्स में। सो यार गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट आपको एक पार्टिकुलर चैप्टर उठा करके किस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड आपको किस तरह से एक चैप्टर के लिए अप्रोच लेनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।